बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपनी चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और आज अपने इसका पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो इसमें जो अपना आज का टॉपिक है वो देखो क्या है। जैसे कि अपने प्रीवियस टॉपिक पढ़े थे तो उसमें अब अपने पहले तो क्या पढ़ा था, सिंगल सिंगल पढ़ा था। मतलब ओनली प्रतिरोध जब आपका या रेजिस्टेंस जब आपका किसके साथ, एसी सोर्स के साथ लगाओ। फिर कैपेसिटेंस पड़ा था यानी कैपेसिटर लगा हुआ हो, संधारित्र लगा हुआ हो। और फिर प्रेरकत्व पड़ा था यानी इंडक्टेंस लगा हुआ हो। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई चीज, क्या कि दो दो चीजें कंबाइन लगाएंगे, अपने दो दो चीजें इकट्ठी लगाएंगे। तो इसके इसमें जो सबसे पहला है एल आर परिपथ, एल आर सर्किट, यानी एल इंडक्टेंस और आर यानी रेजिस्टेंस, मतलब प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों को लगाएंगे इसमें। तो दोनों को लगाने से क्या यानी समीकरणें बनती हैं, जिन जिन चीजों की वैल्यू अपने को निकालनी है, जैसे कि अपने वोल्टेज, उसके उसके लिए करंट और सारी सारी चीजों की, जिन जिन चीजों की वैल्यू अपने निकालते थे वो वाली चीजों की वैल्यू इसमें निकालेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पर अगर अपने जो एसी स्रोत है, एसी सोर्स है, उसकी वोल्टेज वी है, और ये वी वोल्टेज जब यहाँ पर अपने दो चीजें लगा देंगे तो आपको पता है ये दोनों किस में लगी हुई है, एल और आर श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है, वोल्टता होती है, वो बंट जाती है। ठीक है, चाहे डीसी लगी हो चाहे एसी हो, बंट जाती है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो मतलब इस पे अपने मान लेते हैं कि इस वी में से वीएल पार्ट यहाँ पर चला गया और वी आर इसके अक्रॉस वोल्टेज है, इसके सिरों पर क्या है, विभवांतर है। और दोनों का जो इकट्ठा है वो कितना है, वी आर एल है। तो अपने यहाँ पर जो वी आर एल है वो इस वी के बराबर होगा। यहाँ पर ऐसे नहीं भी आप वी एल वी के बराबर करोगे या वी आर बराबर करोगे। जो इन दोनों की इकट्ठी वोल्टेज आएगी, इकट्ठा यानी अगर मान लो ये 10 वोल्ट है, यहाँ पर 6 आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी, इस तरीके से आती है वोल्टेज। ठीक है। तो इन दोनों का जो क्या होगा, मतलब कि दोनों की जो कंबाइन वोल्टेज वी आर एल है वही इस वी के बराबर होगी। तो सबसे पहले परिपथ क्षेत्र सर्किट डायग्राम तो वो आपके सामने है, इस तरीके से आपने बनाना है। फिर वोल्टता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, तो वो आपको पता है स्रोत की जो वोल्टेज है वही क्या है यहाँ पर, इस आप वी, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो आर एल, इसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। वी आर एल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब अपने बात आती है करंट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ करंट, धारा का मान। अब तक तो आप क्या करते थे कि धारा की समीकरण निकालते थे, इक्वेशन ऑफ करंट निकालते थे। ठीक है। लेकिन यहां पर आपको पहले धारा का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो उसकी समीकरण आएगी उसकी इक्वेशन आप निकालोगे। समझ आई। तो यहां पर अपने को करंट की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। और कौन से करंट की वैल्यू अपने यहां पर निकालेंगे कि I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से होता है करंट की इक्वेशन। तो आप यहां पर आई एम की वैल्यू निकालोगे। ठीक है। किसकी वैल्यू निकालोगे, आप यहां पर आई एम की वैल्यू निकालोगे। तो उसके लिए अपने करंट की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर जो अपने काम में लेंगे वो आएगा बच्चों आपके फेजर आरेख, फेजर आरेख, फेजर डायग्राम। ठीक है। और ये डायग्राम आपको आने चाहिए अगर आपको आज का टॉपिक समझना है तो। जो अपने सिंगल सिंगल वाले किए थे वो सारे फेजर डायग्राम आपको यहाँ पर आने चाहिए, आने जरूरी है वो, नहीं तो आपके समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो उसमें देखो, अगर मैं रेजिस्टेंस के लिए बात करता हूं, प्रतिरोध के लिए बात करता हूं, तो प्रतिरोध में आपने जो यहाँ पर इस प्रकार से वहां पर बनाया था फेजर डायग्राम, फेजर इसका, तो वहां पर आपको Vm, ये Vm की वैल्यू थी, और यहीं आपके पास Im आया था। ठीक है। एक ही लाइन पर क्या थे, वोल्टेज और करंट थे। दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या था, 0 डिग्री था, मतलब कलांतर दोनों के बीच 0 डिग्री था। तो अब इसको देखो, थोड़ा सा मैं इस प्रकार से सेट करके लिखता हूं, थोड़ा सा, यानी कि जो ये लाइन है ना, बीच वाली लाइन थी, ये आपकी इस तरीके से मैं यहां पर बनाता हूं कि इसके लिए Vm की वैल्यू ये थी और Im की वैल्यू ये थी, एक ही लाइन पर थे दोनों। समझ आई। फिर आप एल की बात करते हो, अगर एल की, तो एल में जो अपने ग्राफ बनाया था वो इस तरीके से बनाया था, आपकी वोल्टेज तो ये आ रही थी Vm, और जो आई था करंट आपका वो इससे पीछे चल रहा था, लेग्स बिहाइंड, जो इसके बैकवर्ड चल रहा था वोल्टेज से। और कितने डिग्री के एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से क्या चल रहा था, बैकवर्ड, ये वाला करंट इससे चल रहा था। समझ आई बात। तो अब देखो, यहां पर ये वाली वोल्टेज अब वी
एम है जो, वो आप वी एम इंटू आर करोगे, क्योंकि देखो वी एम तो यहां पर तो क्या था, चल गया था, लेकिन यहां पर अपने को ये नहीं पता होगा कि ये रेजिस्टेंस वाली है या आपके पास इस इंडक्टेंस वाली है, तो यहां पर आर और एल वोल्टेज के साथ आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा सेट करके इस तरीके से बना सकता हूं कि अगर मैं आई एम को यहां पर लिख लूं, ठीक है, तो आई एम को ऐसे सीधा कर दूं तो ये वोल्टेज कहाँ आ जाएगी, 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगी, यानी जो वोल्टेज आपकी ये वाली, ये वोल्टेज इसको आप वी एम एल लिखोगे, तो वी एम एल आपकी इस आई एम के साथ कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर आ जाए। और इन दोनों डायग्राम को अगर मैं इकट्ठा कर दूं, इस डायग्राम को भूल जाओ आप, क्योंकि अपने रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट यहाँ पे निकालेंगे, तो यहां पर इस डायग्राम को मैं बना देता हूं कि ये आई एम की वैल्यू है और ये यहाँ पर वी एम एल की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर इन दोनों डायग्राम को मैं यहाँ पर कंबाइन कर दूं, तो कंबाइन करने से देखो क्या आएगा, आई एम एक ही लाइन पर आ रहा है, तो अपने इन दोनों डायग्राम को यानी आर एल के लिए अगर अपने बनाना चाहें, तो जो ये डायग्राम बनेगा, ये यहाँ पर वी एम आर आ जाएगा, यहाँ आई एम आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी एम एल आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से इसका वेक्टर डायग्राम है, क्योंकि जो फेजर डायग्राम होता है, फेजर आरेख होता है, वो एक तरह का वेक्टर डायग्राम होता है आर कोमा थीटा, क्योंकि अपने जब भी कर्व लेते हैं तो कर्व में अपने क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को शो करते हैं, ठीक है। तो अब वेक्टर क्वांटिटीज वैसे यानी किसी पॉइंट पर, अगर पॉइंट पर शो करना चाहें किसी चीज को, तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहां पर अपने वोल्टेज और करंट को एज ए वेक्टर क्वांटिटी यहां पर मानते हैं, होती नहीं है वो, मानकर उसको ग्राफ बनाते हैं अपने। तो अब अगर देखो ये वी एम एल और ये वी एम आर है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी क्या करूं, कंबाइन वोल्टेज निकालना चाहूं, मतलब कि इन दोनों की कंबाइन, तो आर एल सर्किट की जो कंबाइन वोल्टेज आएगी वो यहां कहीं बीच में आएगी, ठीक है। ये रिजल्टेंट वोल्टेज होगी जिसको आप वी एम आर एल कहोगे, वी एम क्या कहोगे, आर एल, मैक्सिमम वैल्यू होगी वोल्टेज की, आर एल दोनों की कंबाइन। तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं वी एम आर एल की, तो वो आपके पास देखो क्या आ जाएगी, वी एम आर एल स्क्वेयर इज इक्वल टू वी एम आर स्क्वेयर प्लस वी एम एल स्क्वेयर, ठीक है। क्योंकि देखो अगर अपने क्या करें, ये वाला क्या है, इन दोनों को वेक्टर क्वांटिटीज मान रहे हैं, तो अगर इसको मैं ऐसे मान लूं तो ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, इधर वाली वैल्यू ये वी एम एल है, ये वी एम आर है, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब वी एम आर एल स्क्वेयर, वी एम आर एल स्क्वेयर, अब इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं आई एम इंटू में आर स्क्वेयर, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ अपने को कहता है, तो आई एम इंटू आर, क्योंकि इस R में भी आई करंट फ्लो हो रहा है और इस L में भी आई करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई एम आर स्क्वेयर, और यहां पर आई एम एक्स एल स्क्वेयर लिखूंगा। एक्स एल क्यों, क्योंकि जो इंडक्टेंस है या प्रेरकता हुआ, उसके लिए ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, एक्स एल की इक्वल आता है, तो ये आ गई, ठीक है। तो अगर मैं यहां से आई एम की वैल्यू निकालूं, वी एम आर एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आई एम, और यहां पर आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर आ जाएगा, समझ आई इतनी बात, ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर मैं आई एम की वैल्यू यहां से निकालना चाहूं, इसकी वैल्यू, तो आई एम आपके पास आ जाएगा वी एम आर एल स्क्वेयर, और यहां पर आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा। और इसको आप वैसे ये भी लिख सकते हो कि वी एम स्क्वेयर भी लिख सकते हो, क्योंकि इस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वी एम है और ऊपर वाली वोल्टेज की वी एम आर एल है, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप इसको अगर डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहो कि वी एम स्क्वेयर और अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, यहां पर आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये फेजर डायग्राम आपको आने चाहिए, कितना एंगल बनता है, किसमें करंट पीछे होता है, किसमें वोल्टेज पीछे होती है, कौन आगे होता है,
वो सारी चीजें आके और ये वाली इक्वेशन लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। बस यही चीज इसमें क्या है, थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी ये चीज। अब नेक्स्ट जो अपने करना है वो यहाँ पर है नई चीज। वैसे तो क्या होता है 4 नंबर पर रेजिस्टेंस आता होता है, प्रतिरोध। तो यहां पर अपने कहेंगे प्रतिबाधा, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं इम्पीडेंस। अब आप कहोगे कि सर इम्पीडेंस क्या होता है, कि जो यहाँ पर अपना आरएल सर्किट है, इस आरएल सर्किट का रेजिस्टेंस को ये अपने क्या बोल देते हैं, जो यानी इस आरएल सर्किट का प्रतिरोध होता है, इसको ही नाम दिया हुआ है किसका, इस इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस अपने क्या बोल देते हैं, आरएल। यानी आर और एल मिलकर यहां पर जितना रेजिस्टेंस जनरेट करेंगे उसको अपने अलग से नाम दे दिया, क्या कहा उसको, इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस यहां पर कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रही है वैल्यू। तो यहां पर आपके पास जो ये वैल्यू आ जाएगी सॉरी, यहां पर जो ये वैल्यू है, एक यहां पर एक चीज गलत कर गए अपने, ये वाली चीज गलत कर गए। यहां पर दोनों की स्क्वायर आएगी, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है। मैंने भी कहा गड़बड़ हो रही है, v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसकी भी स्क्वायर आएगी, ऐसे स्क्वायर आएगी, यहां पर आएगी स्क्वायर और यहां पर आएगी। ठीक है, और जब आप यहां पर स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर लग जाएगा अंडर रूट और ये हट जाएगा। ठीक है, ये भी हट जाएगा और यहां पर लग जाएगा अंडर रूट, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो ये अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर। तो ये नीचे वाली जो क्वांटिटी है यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रही है, इसको अपने क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। तो अपने यहाँ पर कह देंगे इम्पीडेंस का जो सिंबल होता है वो ये होता है। तो रेजिस्टेंस का जो इम्पीडेंस आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर, या आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल। यहाँ पर आपके पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के इक्वल होता है, तो ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। या आप अगर इसमें रखना चाहो तो जो आई एम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वी एम और अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिहाज से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आप इसकी फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये इंपीडेंस आ गया आपके पास। अब 5वें नंबर पर जो चीज आती है यहाँ पर वो एक 5वें नंबर पर वो आता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यानी कलांतर। ठीक है, कलांतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखो फेज डिफरेंस या कलांतर अपने को निकालना है। तो ये होता किस किस के बीच है, आपको पता है कि जो आरएल सर्किट की जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टता है जो उसकी, और करंट, और क्या उसका करंट, इन दोनों के बिटवीन क्या होता है, जो एंगल आता है, मतलब कोण आता है, इसको अपने फाई से शो करते हैं। ये क्या हो जाता है, यहाँ पर कलांतर हो जाता है। तो अगर देखो यहाँ पर मैं लिखूं वोल्टेज और करंट अपने जो निकाला था, ये तो आई एम करंट था, ये वी एम आर था, ठीक है, और ये वी एम एल था, और जो इसकी रिजल्टेंट आई थी वोल्टेज वो यहाँ पर वी एम आर एल आई थी। ठीक है, ये आई थी। तो अगर मैं यहां पर इस करंट, ये करंट तो वही रहा, आई एम करंट की वैल्यू तो वही रही, क्योंकि करंट सेम ही रहते हैं इसमें, चाहे आर के आर में से, क्योंकि ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो चाहे आर में से जाए चाहे एल में से जाए करंट सेम रहेगा। तो यहां पर अपने मान लेते हैं कि ये तो करंट है, इतना करंट है, और ये वोल्टेज है इसकी, तो दोनों के बिटवीन जो एंगल है ये क्या आ जाएगा बच्चों, फाई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो फाई जो एंगल होगा, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, देखो। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पर लिखना चाहूँ, ये वी एम आर एल था, तो इस वाली यानी अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करूं यहां पर, तो ये वाली वैल्यू वी एम एल है, तो ये वाली भी कितनी आ जाएगी, वी एम एल हो जाएगी, और ये कितनी है, वी एम आर है। तो अगर मैं यहां से टेन फाई की वैल्यू लिखूं, इस ट्राइंगल को नाम दे दो कोई ओ ए और ये बी दे दो, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, तो अगर मैं टेन फाई की वैल्यू यहां पर लिखूं तो वो आप कहोगे कि सर क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होती है। तो परपेंडिकुलर वी एम एल है, मतलब कि लंब बटा आधार होती है, और ये वी एम आर है।
तो फाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स वी एम एल अपॉन वी एम आर। ये आपके पास क्या आ गया, कलांतर आ गया यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कह सकते हो वी एम एल अपॉन वी आर, और इसकी वैल्यू आप थोड़ा सा और तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। एक तो यही है वोल्टेज की फॉर्म में वैल्यू, एक अगर करंट की फॉर्म में मैं लिखूं तो ये आई एम इंटू आर हो जाता है और ये आई एम इंटू एक्स एल हो जाता है। ठीक है, तो एक वैल्यू यहां से अगर मैं और निकालना चाहूं तो आई एम से आई एम कैंसिल, तो टेन फाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया आर अपॉन में एक्स एल। ठीक है, और अगर मैं यहां से फाई की वैल्यू लिखूं तो वो आ गया टेन इनवर्स आर अपॉन में एक्स एल आ जाएगा। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू आप ओमेगा एल भी रख सकते हो। तो ये फाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वोल्टेज की फॉर्म में है। ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस और जो आपके पास इंपीडेंस है उसकी फॉर्म में ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब आप मुझे एक चीज बता सकते हो यहाँ पर कि करंट आ गया या वोल्टेज आ गया, करंट आगे है या वोल्टेज आ गया, कौन आ गया कौन पीछे है। तो आप यहां इसमें देखो, करंट तो आपका यही आ रहा है और वोल्टेज आपकी ये वाली आ रही है रिजल्टेंट। तो वोल्टेज आगे चल रही है और करंट क्या है, पीछे चल रहा है, मतलब कि हेयर करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, बिहाइंड द वोल्टेज। यहां धारा वोल्टता से पीछे होती है। देखो मेरे से पूरी अच्छी तरीके से लिखा नहीं जा रहा, थोड़ी सी तबीयत डाउन है थोड़ी सी, तो इस कारण क्या है कि यानी थोड़ा आज पढ़ाने में भी आपको मेरी आंखें भी दिख रही होंगी, थोड़ी सूजी सूजी हैं। तो इस कारण जितना समझ आता है समझ लो इसको, मैं अपनी तरफ से पूरा समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ धारा वोल्टता से पीछे होती है और कितना फाई एंगल पीछे होती है, और इस फाई की वैल्यू या तो वोल्टेज पर या इन दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर छठे नंबर पर लिख दूं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ करंट, यहाँ छठे नंबर पर ये वाली लिख देता हूं, यहां लिखता हूं इक्वेशन ऑफ करंट, धारा का समीकरण। तो धारा का समीकरण आप बना सकते हो आप अगर बनाना चाहो तो धारा का समीकरण आप यहां पर लिखोगे I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस में फाई, और आप यहां पर लिख भी सकते हो कि हेयर फाई की वैल्यू लिख सकते हो आप भी, ये होती है, और आई एम की वैल्यू आप लिख सकते हो कि ये होती है, ये वाली आई एम की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करके इक्वेशन कंप्लीट भी कर सकते हो, नहीं तो आपकी बुक में यही दिया हुआ है, और आप डायरेक्ट ये नीचे इसको डिफाइन कर देना कि फाई की वैल्यू ये होती है और आई एम की वैल्यू ये वाली होती है। समझ आई, छह चीजें हो गई यहाँ पर थोड़ा सा करंट की इक्वेशन में चेंज आया है, करंट की वैल्यू निकाली है पहले, फिर करंट की इक्वेशन निकाली है। इतनी बात मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब दो तीन पॉइंट और हैं, ग्राफ रह गया अब तो, फेजर डायग्राम और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो बच्चों, जो आपके पास दो पॉइंट रह गए हैं, एक ग्राफीय निरूपण और एक फेजर आरेख, फेजर डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो जो अपने पहले इक्वेशन लिख देते हैं वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तो इक्वेशन थी, और आई की इक्वेशन है यहाँ पर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब फर्क क्या है, देखो यही इक्वेशन आपके पास जब आपने एल यानी इंडक्टेंस के लिए किया था उसमें आई थी, लेकिन वहां पर आपके पास फाई की वैल्यू पाई बाय 2 आई थी, लेकिन यहां पर फाई की वैल्यू आपके पास आर और एक्स एल की वैल्यू पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो इस कारण आपको जो यहाँ पर फाई की वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर ये हो जाएगी, जो फाई है यहाँ पर अभी आपने निकाला है टेन इनवर्स आर अपॉन में एक्स एल, ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो इसका ग्राफ है वो आपको बनाना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से छोटी होगी, 0 से 90 के बीच ये वेरी कर सकती है, तो अपने को ग्राफ उसी तरीके का बनाना पड़ेगा। लाइनें जैसी लगती हैं मेरे से मैं लगा रहा हूं तो टेढ़ी लग रही हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अपने वोल्टेज, पहले तो वोल्टेज का बनाते हैं ग्राफ, तो वोल्टेज वाला तो यही बनेगा, ये यहाँ पर 0, फिर t/4, फिर t/2, फिर क्या आ जाएगा
3t/4 और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, टी टाइम यहाँ पर आ जाएगा। और ये क्या है, वोल्टेज की वैल्यू है। ऊपर वाली जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगी Vm। क्या आ जाएगी, Vm, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, करंट का बनाना है। अब करंट थोड़ा सा पीछे चल रहा है फाई एंगल। तो देखो, जब आपका करंट पूरा 90 डिग्री एंगल पीछे चल रहा था, तो आपने ग्राफ को यहाँ नीचे से स्टार्ट किया था और आपका ग्राफ यहाँ से पास आउट हो रहा था। यहाँ से पास आउट होके ऐसे करके और फिर यहाँ 3t/4 में से जा रहा था। लेकिन अब आपका ग्राफ क्या है, थोड़ा सा पीछे, मतलब 90 डिग्री का एंगल नहीं, उससे पीछे ही रखना है। तो 90 डिग्री से पीछे मतलब इधर रखना है। तो जो आपका ग्राफ है, यानी कि आई है जो आपका, वो यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे से। और ये आपका आई की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से आपकी स्टार्ट होगी यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और सेट करके अगर अपने बनाना चाहें, तो ये आई की वैल्यू आपके पास इस तरीके से हो जाएगी, मैक्सिमम। थोड़ा सा और ऊपर बनाओ इसको, आई की वैल्यू है, ये ऐसे चलेगी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे चलेगी। और फिर ऐसे यहाँ पर, और फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है। यानी थोड़ी सी वेव क्या होगी, इससे पीछे चलेगी। और जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, आई एम की वैल्यू आ जाएगी। ये थोड़ा सा पीछे होगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। सेट करके बना लेना, आपकी बुक में देखना ये वाला ग्राफ पूरे सही तरीके से बनाया हुआ है। मेरे से जैसा बना मैंने बना दिया। तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पर चलेगी, यानी थोड़ा सा इससे पीछे। समझ आई इतनी बात। तो ये क्या है, आई का ग्राफ है, और ये क्या है, यहाँ पर वी का ग्राफ है। ये आई और वी, ठीक है। फाई की वैल्यू यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, π/2 से छोटी होगी फाई की वैल्यू हमेशा। अब नेक्स्ट आता है लास्ट नंबर पर, जो इसका फेजर डायग्राम है। और वो फेजर डायग्राम आपका क्या है कि बहुत ही ज्यादा समझने वाला है। तो फेजर डायग्राम में अपने क्या करते होते हैं, पहले दो एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, जैसे एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं उस तरीके से ये वाले एक्सिस। और अब यहां पर अपने क्या करते हैं, सबसे पहले वोल्टेज वाला ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, वोल्टेज वाला। तो V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। फिर उसके बाद करंट वाला बनाते हैं, लेकिन यहां पर आपके पास VL VR भी है, ठीक है। तो VL और VR हैं, तो आपको पता है कि जो VL और VR है, ठीक है। सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस के लिए अगर बात करता हूं, तो रेजिस्टेंस के लिए Vm ये था और Im ये था। ये वाली वैल्यू आई थी रेजिस्टेंस के लिए। आप इसको यानी VR भी बोल सकते हो, वैसे तो ये VMR है, ठीक है ना, आर है, अपने ऐसे ही बनाया था। और ये वाला जो एंगल है, यानी ये वाली वोल्टेज थी, जो ये ओमेगा टी एंगल यहाँ पर बना रही है, ये वोल्टेज। क्योंकि देखो, ये वाली जो यानी रिजल्टेंट वोल्टेज अपने पास जो VRLI थी, उसकी वैल्यू वो पूरा क्या है, 90 डिग्री नहीं, वो यानी कि अपने कह सकते हैं पूरा ओमेगा टी एंगल ना बना के थोड़ा सा उससे चेंज एंगल बनाती है। तो अपने जो यहाँ पर यानी एंगल बना रहे हैं, वो एंगल देखो कितना बनेगा यहाँ पर, वो एंगल देखो यहाँ पर, ये वाला ओमेगा टी नहीं, सॉरी, ओमेगा टी एंगल आपको हमेशा वो वाला ही बनाना, ऊपर वाला। सबसे पहले जीरो से लगो, ये वाली वोल्टेज आपके पास VRL के इक्वल थी, VRL की इक्वल थी, ये V और VM साइन ओमेगा टी। अब ये एंगल कितना बना रही है, ये VRL वाली वोल्टेज है, तो ये एंगल आपका ओमेगा टी बना रही है। तो आप इस वोल्टेज को बनाओ सबसे पहले, ये VMRL है, ठीक है। ये वाली वोल्टेज ओमेगा टी एंगल बना रही है। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये V वोल्टेज ओमेगा टी एंगल बना रही है। अब आप देखो कि यहां पर आपने जब इसको इस तरीके से फेजर डायग्राम बनाया था, तो आपके पास ये वाली वोल्टेज यहां पर जो आ रही थी, ये VMRL थी, ये VL थी, और ये VR थी। इस तरीके से थी ये वाली वैल्यूज। तो अब इससे क्या है, फाई एंगल नीचे क्या आ रही थी, ये वाली फाई एंगल नीचे यहां पर आपके पास VR आ रही थी,
ठीक है। तो अब इससे फाई एंगल नीचे, यानी कि यहां कहीं आपके पास ये वी आर आएगी, और इस वी आर के साथ 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब इस वी आर के साथ इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर आपके पास क्या आएगी, ये वी एल की वैल्यू आएगी। ठीक है। अब ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल आपके पास है, ये वाला जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये फाई एंगल है। तो ये वाला एंगल कितना रह जाएगा, ये वाला आपके पास ओमेगा टी माइनस में फाई एंगल रह जाएगा, और यहीं पर अपने करंट बनाया था आई एम, क्योंकि देखो वी आर के साथ ये आपका करंट था यहां पर आई एम, तो डायग्राम यही बनाया है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के बना दिया। दोबारा समझो, देखो सबसे पहले आपको जो बनाना है, ये बीच वाली वोल्टेज बनानी है। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो फाई एंगल बना रही है, वो इस वोल्टेज के साथ बना रही थी फाई एंगल वी आर के साथ, ना कि इस वाले एक्सिस के साथ। तो अब देखो यहां पर आपको सबसे पहले वी एम आर एल बनाना है, और इसकी जो इक्वेशन है वी एम आर एल की, उसमें ओमेगा टी एंगल बन रहा है। तो इस जो वोल्टेज का पूरा एंगल, ये वाला इस वोल्टेज का पूरा एंगल कितना बनेगा, ओमेगा टी। अब उससे फाई एंगल नीचे अपने क्या करेंगे, ये वी आर बनाएंगे। अब आप कहोगे कि सर ये वी आर है जो, तो ये तो क्या है, थोड़ा सा ऊपर भी आ सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है इसके। तो ये क्या है, वी आर है, और इसी के साथ ये आई एम था, और वी आर वाली लाइन के 90 डिग्री पर आपके पास वी एल था। तो आपको यहाँ पर वी एल, वी आर, वी एल आर, ये तीनों वोल्टेज शो करनी है, और साथ में जो करंट है वो आई एम शो करना है। और ये आई एम करंट और वी आर था, वो एक ही लाइन पर आ रहे, तो ये आई एम है और ये आर है। तो अब देखो जो आपका करंट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक से ओमेगा टी इज इक्वल टू फाई एंगल बना रहा है, तो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये देखो करंट का एंगल बन रहा है ना यहाँ पर ओमेगा टी माइनस फाई, मतलब जो अपना ग्राफ है वो सही है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर आती है, तो ये आपको समझना जरूरी है, उसके लिए आपको ये वाली चीज समझ आनी चाहिए। समझ आई बात? तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। तो आज की जो वीडियो है उसमें अपने इतना ही करेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी सारी चीजें, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो ये सारी चीजें, लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वी आर, एल और सी, इन तीनों के फेजर डायग्राम, फेजर आरेख, और कौन आई और वी में से कौन आगे होता है कौन पीछे, किस तरीके से इनकी इक्वेशन होती हैं, वो सारी आपको क्या है याद होनी चाहिए, फिर ही आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आज थोड़ा सा यानी तबीयत डाउन होने के कारण आपको पढ़ाने में हो सकता है कमी लगी हो या और है, तो उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना। और इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे मेन बात क्वेश्चन की होती है कि सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले नंबर पर तो जो इसमें थ्योरी वाला क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि किसी एल आर परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यूज फॉर एल आर सर्किट। अब किस किस की वैल्यूज, आपको 3-4 वैल्यू वहां पर कह देगा। सबसे पहले नंबर पर इक्वेशन ऑफ करंट, धारा का समीकरण। दूसरे नंबर पर धारा का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई एम। तीसरे नंबर पर इसका ग्राफीय निरूपण या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चौथे नंबर पर इसका क्या आ जाएगा, फेजर आरेख, फेजर जो डायग्राम है वो। ठीक है। तो इस तरीके से आ सकता है, या आपको इक्वेशन दे देगा भाई, ये इक्वेशन आपको वोल्टेज की इक्वेशन, जैसे आपको कह देंगे कि V इज इक्वल टू 200 साइन और यहाँ पर 500 टी। ठीक है, इस तरीके से दे देगा, और आई की इक्वेशन दे देगा, और आपको कोई ना कोई वैल्यू निकालने को कह देगा। तो आपको इस वाली वोल्टेज की इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करना पड़ेगा वी एम साइन ओमेगा टी से। तो वी एम की वैल्यू 200 आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू 500 आ जाएगी। इस तरीके से आपको ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी करके और टी की वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरीके से बहुत सारी चीजें बनती हैं जो आप क्या है यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो, वो न्यूमेरिकल में देख लेंगे। बाकी यानी इसका ये पोर्शन ऐसे ही है, और कल अपने करेंगे इसका आर सी परिपथ यानी आर सी सर्किट। ठीक है। तो वो भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करती रहनी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।